नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का एमजीसीआई के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर पार्ट टेस्ट 6 जिसका दिनांक था हमारे पास 29/3/2026 जिसका हम केमिस्ट्री टेस्ट पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें तो यहाँ पर हमें सिलेबस के रूप में पार्ट टेस्ट 3rd 4th का कंबाइन सिलेबस पूछा गया था। आइए देखें पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है वह है विलय के पूर्ण वियोजन के लिए निम्नलिखित विद्युत अपघट्य का वांटा गुणांक आई के बढ़ते क्रम में। मतलब हमें सभी के लिए वांटा गुणांक आई के मान को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है सर, तो यहाँ पर सबका एन पता कर लो और हमारे पास यहाँ पर जो एन है, ठीक है, तो हम लोग इस एन को आई के इक्वल देखेंगे जबकि वियोजन की मात्रा ना दी गई हो। ठीक है, तो आइए फटाफट हम देखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर इसका एन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज 3- और 3Cl-, तो एन का वैल्यू हो गया 4। MgCl2 में Mg+2 2Cl-, तो नंबर ऑफ आयन 3। यहाँ पर 4K+ और एक कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए कितना बेटा 5। यहाँ पर KCl में हमारे पास नंबर ऑफ आयन हो गए 2। तो सबसे ज़्यादा आयन सी ऑप्शन में। फिर हमारा ए आ गया, देन बी, देन डी। तो सबसे कम डी, उससे आगे चले तो बी, फिर ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब दिया गया है और आर गैस स्थिरांक का मान दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं और वो है हमारे परासरण दाब का। किसका बेटा, परासरण दाब का, जिसको हम एटीएम में निकालना चाहते हैं। पाई बराबर CRT। सी कंसंट्रेशन का मान मैं देख पा रहा हूँ 0.02 मोलर है। आर का मान लीटर एटीएम वाला रखना है तो 0.0821 हो गया। ठीक है सर, अब ताप केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन हो गया बेटा 300। जब हम इस पूरे मान को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 0.4926 ATM। हम इसका मल्टीप्लाई कर जब हम मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या परासरण दाब होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मोलरता का मान देकर क्या साथ में 500 ml आयतन दिया गया है विलयन का और हमसे आवश्यक यूरिया की मात्रा पूछी गई है। तो हमारा मोलरता क्या होता है बेटा, विलय के मोलों की संख्या पर लीटर आयतन में। तो हम लोग देखो मोल को क्या भार अपान मोलर मास कर निकाल लेंगे। अब चूंकि आयतन लीटर में नहीं है ml में है तो हम 1000 लेकर विलयन के आयतन ml को ले सकते हैं। तो क्या दिया है बेटा, जो दिया है वो पुट कर दो, जो पूछा है वो निकाल लो। तो मोलरता 0.25, हमसे विलय का भार पूछा है, विलय का मोलर मास कितना हो गया 60। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1000 और यहाँ पर दिया गया विलयन का आयतन 500। ठीक है सर, यहाँ पर हम 1000 को 500 से 2 बार में, 2 को 60 से या 30 टाइम्स में काट देंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 0.25 एक जीरो लेकर 2.5 हो जाएगा और जब 2.5 में 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 ग्राम हमारा क्या उस विलय का भार आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या ए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केबी की इकाई। ठीक है, ये हमारा जो केबी है, क्या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इब्लियोस्कोपिक स्थिरांक भी क्या इसका नाम होता है। ठीक है सर, इसका एक फॉर्मूला पड़ा है जिससे हम लोग क्या इसकी यूनिट बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे पास MR होता है, यहाँ पर TB0 का होल स्क्वायर होता है और यहाँ पर हम लिखते हैं
डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000। यहाँ पर ये जो KB है ये केवल और केवल क्या विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये इसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जिसके लिए हम इकाई जो है, यहाँ पर इकाई जो है हमारा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, जो कि हम देख पा रहे हैं हमारा क्या फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सही है। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है एक मेज द कॉलम है, जहां पर हमें सूची 1 सूची 2 में एक बार फिर से वांटाव कारक आई का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ग्लूकोस एक विद्युत अनवगट्य है जिसका आई हम क्या 1 देखते हैं। ठीक, तो हमारा पहले ही क्या मैच से आंसर आ गया है, पर फिर भी बाकी मैच हम करने वाले हैं। K2SO4 3 यहाँ पर नंबर ऑफ आयन है तो फर्स्ट हो रहा है। Ca3PO4 का होल टॉइस के लिए हमारे पास कितना हो गया बेटा, 5 नंबर ऑफ आयन, मतलब आई भी 5, और यहाँ पर इसका वांट ऑफ जो गुणांक हो जाएगा N4 के हिसाब से I4 है ना। तो आपका देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको फर्स्ट मैच से ही क्या देख सकते हो। देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें एक सेल अभिक्रिया दी गई है जिसका हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल अभिक्रिया से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सर हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी ABC। ABC ए मतलब हम यहाँ पर एनोडिक अभिक्रिया लिखेंगे, और एनोड पर क्या होता है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, ऑक्सीडेशन होता है। बीच में हम सॉल्ट ब्रिज अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर सर हम क्या लिखेंगे, कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे। और कैथोड पर क्या होता है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ पर Mg 0 से Mg+2 में जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Mg सॉलिड, यहाँ पर हम स्टेट चेंज के लिए क्या इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से ये किस में जा रहा है, Mg सॉलिड से Mg2+ एक्वस में, Mg+2 एक्वस में, और इसका कंसंट्रेशन भी आप लिख दो, तो ये हो गया 0.130 m। ठीक, अब आप लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोडिक रिएक्शन। देखो यहाँ Ag+ से कहाँ जा रहा है, Ag में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Ag प्लस किसमें है, एक्वस में, स्टेट चेंज करके कहाँ जा रहा है बेटा, Ag सॉलिड में। एक्वस का कंसंट्रेशन बता दो, एक्वस का कंसंट्रेशन क्या है सर, 0.0001। ठीक है, ये इसका हमारा क्या है कंसंट्रेशन, किसमें दिया गया है, मोलरता में, है ना। यहाँ हम सब जानते हैं कि हमारा वोल्टेज स्टाइक्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इसे चेक करोगे तो आपको इसका ए एकदम करेक्ट नज़र आएगा, बाकी ऑप्शन इसके लिए क्या थोड़ा गलत है, अलग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ चालकता सेल स्थिरांक के मान दिए गए हैं जिनका सही इकाई हमें यहाँ से मैच करना है। ठीक सर, सेल स्थिरांक x जो होता है हम सब जानते हैं L/A होता है, जिसका हमारे पास यूनिट जो होता है क्या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर वर्ग, तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका आंसर है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास जो होता है, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर देखेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी को क्या हम कुछ ऐसे लिखे थे, है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या ये हमारा मोलरता। ठीक, तो इसकी इकाई क्या होती है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स होती है, जो कि उसी के सामने मैच कर रहा है।
फिर हमारे पास सर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जिसको हम कप्पा से दर्शाते हैं, और जो कि हमारा क्या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, इसका इकाई क्या होता है सर, ओम इनवर्स होता है ना। अब लास्ट है चालकता, चालकता को हम सी से दर्शाते हैं, जो कि हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसकी इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स। मतलब सबका करेक्ट जो मिलाव अपने सामने ही लिखा है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट फिर से एक मैच द कॉलम है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अभिक्रिया की रेट लिख कर दी गई है, जिसका कोटि हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करूँ तो देखो बेटा, R बराबर के, ए का एक्टिव कंसंट्रेशन पावर 0.2 है, और यहाँ पर हमारे पास बी का जो क्या एक्टिव कंसंट्रेशन पावर 0.3 है, सी का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर क्या, सारी जो भी हमारे पास क्रियाकारक की एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उन्हें जोड़कर निकालते हैं। ठीक, तो सर यहाँ पर 0.2 जुड़ेगा, 0.3 जुड़ेगा और 1 जुड़ेगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 1.5, है ना। अब 1.5 देखो कौन से चार मानों से आएगा, तो सर हम देख पा रहे हैं इसका करेक्ट क्या 3/2 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 2, है ना। बहुत बढ़िया सर, अगला देखें तो यहाँ पर अगले के लिए ए का एक्टिव कंसंट्रेशन पावर, सक्रिय सांद्रता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, 0.2, और बी का बेटा देखो माइनस है, यहाँ गड़बड़ नहीं करना, 0.3, और यहाँ पर सी का पावर फिर से एक बार हम बन लेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला n, यहाँ पर देखो 0.2 माइनस 0.3 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो आपका n का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 0.9, और 0.9 क्या यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो गया आपका बी का फोर्थ। अब देखो आपके लिए थर्ड जो है क्या के, यहाँ पर ए का सक्रिय सांद्रता की पावर कितना है 1 है, बी के लिए कितना है सर 0.3 है, और सी के लिए कितना है -1, तो इसका n कैसे आएगा बेटा 1 प्लस 0.3 माइनस बोलो 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 0.3, तो 0.3 तो मुझे दे रहा है कौन, फर्स्ट। ठीक, अब लास्ट देख, लास्ट के लिए हमने क्या करा, R बराबर के, यहाँ पर A की पावर बोलो 0.2, B का कंसंट्रेशन पावर बोलो 0.3, और C का बोलो 0.5, सबको सम कर दो सीधा, तो सम कर देते हैं 0.2 को, 0.3 को, 0.5 को, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका 1, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो हो जाएगा सेकेंड। अब इसका सही मैच देखो, ए का हमको फोर्थ चाहिए, ए का हमको थर्ड चाहिए, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, पहले ही क्या हमारे ऑप्शन से सही आंसर आ गया, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु कितना है 140 दिन, और 560 दिनों के बाद तत्व का 1 ग्राम कितना रह जाएगा। तो इसका सबसे मैंने सरल तरीका बताया कि जब दोनों टाइम हो तो हमें सबसे पहले क्या अर्धायु काल संख्या, हाफ लाइफ नंबर निकालना है। ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम सर 560 दिन दिया है, एक हाफ लाइफ कितने दिन का है 140 का। क्या सर मैंने इसको सॉल्व कर लिया सर, 560 को 140 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हाफ लाइफ नंबर 4, मतलब मुझे उस पदार्थ को 4 बार आधा करना है। कर देते हैं सर, देखो फर्स्ट हमारा जो है 1 ग्राम से फर्स्ट यहाँ पर क्या ये 0.5 हो जाएगा, 4 बार आधा करना है। सेकेंड टी हाफ पर ये हो जाएगा सर 0.25, थर्ड टी हाफ पर हो जाएगा कितना सर 0.125, और सर फोर्थ टी हाफ पर ये कितना हो जाएगा 0.0625, है ना। ये फर्स्ट टी हाफ, ये हमारा सेकेंड टी हाफ, ये हमारा थर्ड टी हाफ,
और ये फोर्थ टी हाफ। एक टी हाफ कितने समय का है सर? एक टी हाफ हमारे पास दिया गया है 140 का, और अर्धायु काल प्रथम कोटि के लिए सर क्या कंसंट्रेशन कुछ भी हो कांस्टेंट ही रहेगा। आप देख लो, सारे दिनों को टोटल करोगे तो 560 ही मिलेगा। मतलब आपके पास इतने दिनों में इसका जो बचा हुआ भाग है वो कितना हो जाएगा? 0.0625 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से लिया गया है। प्रश्न को रीड करते हैं। जब अकार्बनिक लवण के जल में निष्कर्षण में BaCl2 मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। आगे गैस विशिष्ट गंध के साथ स्रावित होती है। जब निर्मित सफ़ेद अवक्षेप को तनु HCl में घोला जाता है तो अकार्बनिक लवण उपस्थित ऋणायन। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा दिया गया है। तो यहाँ हमारा जो सल्फाइड आयन है सॉल्ट का, वो जब बेटा किसके साथ रिएक्ट करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फाइड बनता है। और बेरिलियम जो सल्फाइड है, क्या ये अपनी एक वाइट पीपीटी फॉर्म करता है? क्या फॉर्म करता है? वाइट पीपीटी। और जब मैं इस बेरियम सल्फाइड को किसके साथ बेटा? बोलो, तनु HCl के साथ। तनु HCl के साथ लेता हूँ तो हमें यहाँ पर एक गैस मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका पंजेंट स्मेल होता है, जिसका हमारे पास जले हुए सल्फर की गंध वाला क्या गैस होता है? जले हुए सल्फर की क्या हमें गंध मिलती है? यहाँ पर सपोगेटेड क्या हम गैस भी देखेंगे, है ना। तो ये हमारा आयन होगा। तो कौन सा आयन है बेटा इसके लिए? हमारा यहाँ पर सल्फाइड आयन, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह धन आयन जो तनु HCl की उपस्थिति में H2S द्वारा अवक्षेपित नहीं होता। ठीक बेटा, तो कॉपर 2+, Pb+2, आर्सेनिक +3 और कोबाल्ट +3। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ आयन हैं जो ग्रुप सेकेंड से बिलोंग करती है। तो कौन कौन सी सर? कॉपर +2, Pb+2 और आर्सेनिक +3, है ना। ये सभी जो है हमें यहाँ पर किसके साथ? तनु HCl और कौन? हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा, क्योंकि इन सभी आयनों के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बहुत कम होता है, और यहाँ पर हमें बहुत कम क्या सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, जिसे HCl द्वारा क्या सप्रेस किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि इसका समायन इफेक्ट लगेगा जिसके कारण हमारे पास सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम होगा। बट हमारे पास यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 का भी एक आयन है जो कि कोबाल्ट +2 है ना। हमारा क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट +2 निकोमंजन ग्रुप 4। अब यहाँ पर क्या इसके लिए हमें सल्फाइड का हायर कंसंट्रेशन चाहिए? ये एसिडिक मीडियम में अपना सल्फाइड पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इसके रिएक्शन के लिए बेटा हम NH4OH के साथ क्या NH4Cl लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड जो इसको सप्रेस ना कर पाए। हमें अधिक सल्फाइड कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या फिर सल्फाइड का पीपीटी बनेगा। किसका पीपीटी बन जाएगा? सल्फाइड का। बट कब? जब हम बेसिक मीडियम के साथ यहाँ पर क्या इसे ट्रीट करेंगे, है ना। सल्फाइड का यहाँ भी पीपीटी बनेगा, बट वो एसिडिक मीडियम में नहीं बनेगा क्योंकि एसिड उसको कंप्रेस करता है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT का सीधा लिखा गया आयन कलर है। तो Fe+3, हमारे पास Fe+3 जो कि Fe होता है हमारा 26 मतलब हमारा क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d6। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास जो कलर दिया गया है वो कौन सा कलर है? पीला। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी एक डी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। KMnO4 का रंग
तब क्यों गायब हो जाता है जब अम्लीय माध्यम में इसके घोल में ऑक्जेलिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें हम लोग कि इस केमेनोफोर का रंग गायब हो जाता अम्लीय माध्यम में। तो हम सब जानते हैं कि केमेनोफोर गुलाबी रंग का होता है, जामुनी गुलाबी रंग का। अगर इसे हम एसिडिक मीडियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रखते हैं तो इसका रंग गायब होकर सर क्या ये Mn+2 में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये क्या होता है भाई, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो स्वयं क्या अपचयी तो होता है और सामने वाले को ऑक्सीकृत करता है। तो केमेनोफोर का क्या Mn+2 में अपचयी तो होकर जो कि क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो हमारा आंसर है MnO4 माइनस Mn+2 में अपचयित होने की वजह से क्या ये अपने रंग को क्या कर लेता है, गायब कर लेता है। ये लोगों के क्या इलेक्ट्रॉनों को छीनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग करते हैं। तो हमने असंतृप्त को संतृप्त बनाया, या कहें कि हम लोगों ने जो तेल वाली वसा है उसको घी में कन्वर्ट करा, और ये सब हम किसकी मदद से करते हैं, तो वो है हमारा निकल, पीटी, पीडी। तीन हमने मुख्य रूप से मेटल पढ़ा है, निकल, पीटी, पीडी, क्योंकि इनकी सतह पर एड्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से गैसों का होता है, इस वजह से एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा एफ ब्लॉक से लिया गया क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें आयन का सही प्रॉपर्टी मैच करना है। तो भाई साहब हमारे पास सबसे पहला जो इसमें दिया गया है वो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन है देखें, तो यहाँ पर सीरियम +4 स्टेट में है, और हमारा 4F और 5F श्रेणी में सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक, तो सीरियम क्या चाहेगा भाई, सबसे स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, उस फॉर्म में जाना चाहेगा जहाँ पर क्या उसके परिवार के सभी सदस्य मिलेंगे, या कहें कि स्टेबल होगा। तो देखें यहाँ पर ये सीरियम +4 से +3 कब जाएगा सर, जब वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण, और हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज को सब लोग जानते हैं कि हमें उसे क्या बुलाना है। तो सीरियम +4 यहाँ पर एक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक सर, नेक्स्ट पर आते हैं। क्या बोला है, प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक के लिए आप देखो वही बात, हमारा यूरोपियम क्या अपने +2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये अपने +3 फॉर्म में क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर +3 स्टेट क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इसे सर +3 स्टेट में जाने के लिए अपना क्या एक इलेक्ट्रॉन और क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो सर दान कौन करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करने वाले स्पीसीज को क्या बोलते हैं, अपचायक। तो अच्छा ऑक्सीकारक सीरियम +4 हो गया, अच्छा अपचायक यूरोपियम +2 हो गया। ठीक सर, अब आते हैं हमारे पास जिनॉन 14 विन्यास किसका है। तो हमारे पास जो ल्यूटेशियम 3+ है, तो यहाँ पर अगर हम ल्यूटेशियम की बात करें तो ये 71 इसका क्रमांक होता है। 71 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये जिनॉन हो गया, इसका 4F14 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसके पास हमारे पास देखा जाए तो यहाँ 5D में 1 और 6S में होता है 2। ठीक, तो 54 यहाँ पर हो गया हमारा 68 और 69 और 2 71। अब हम अगर इसके ये 3 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो सर ये एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, जो कि क्या कुछ ऐसा होगा। तो F14 विन्यास किसका हमें दिख रहा है सर, ये ल्यूटेशियम +3 का। एक अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक किसको मैंने बोला, सीरियम को, और प्रबल अपचायक किसको बोला, यूरोपियम को। मतलब बचा हुआ क्या हमारा लेंथेनम +3 होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा
लेंथेनम +3 से जब हम ल्यूटेशियम कहाँ पर जाते हैं +3 पर, तो हमारा साइज जो है क्या वो डिक्रीज होता चला जाता है, आयनिक रेडियस कम होती चली जाती है। और आयनिक रेडियस कम क्यों होता है? सिंपल रीज़न है, हमारा लेंथेनाइड संकुचन दुर्बलतम एफ परिरक्षण प्रभाव। तो हमारे पास सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या क्या लेंथेनम +3 की होगी। ठीक, अब इस मेज को आप चेक कर लो, तो ए का आपका थर्ड आ रहा है। ए का थर्ड क्या एक ही ऑप्शन में दिख रहा है? कितना अच्छा हमारे पास क्या मेज द कॉलम के लिए काम है, पहले ही मेज से काम हो गया। और बी का क्या आ रहा है? फोर्थ। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, तो इस पेपर में हमारे काफ़ी मेज द कॉलम है, और वो इसलिए है कि हम अच्छे से आगे आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके हमारे किसी भी तरह के सवाल आए हम उसे आसानी से कर पाएँ। तो स्कैंडियम +3 की बात करूं, तो भाई साहब यहाँ पर हमारा जो स्कैंडियम +3 है क्या वो 21 होता है? और 21 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो आर्गन 4s2 3d1। अब यहाँ से अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रंगहीन बोलूँगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसी से आपका बी आंसर मैच हो जाएगा, ये तरीका है। पर हम बाकी को चेक करें। क्रोमियम का हो गया बेटा कितना हमारे पास 24, और इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आप बाहुक्रम के एक्सेप्शन के वजह से 4s1 3d5। ठीक, यहाँ से 3 हटाएंगे तो यहाँ 4s0 3d3, मतलब इसका क्या ये 3d3 हो जाएगा। कॉपर +2 की बात करूँ, ये हो गया 29, ये भी एक्सेप्शन आता है बाहु का। आर्गन 4s1 3d क्या होता है 10, 2 जाएगा, तो यहाँ से क्या हमारा 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। और निकल के लिए हमारा क्या होता है बेटा 28 होता है, आर्गन होता है 4s2 होता है, 3d8 होता है, यहाँ से 2 गया तो क्या 3d8 बच जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, है ना। अब आप चेक कर लो तो आपका वही मैच आएगा जो मैं पहले टिक कर चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं जिनका चुंबकीय आघूर्ण मान बताना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो और सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास देखो Fe है, H2O का होल 6 है, और बेटा क्या है हमारे पास देखो 3+ है। सबसे पहले क्या मैं Fe का स्टेट पता कर लूँ, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया 0। हमारा वाटर का एक उदासीन लिगेंड है, तो Fe पर चार्ज कितना आ गया सर +3। अब Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन बना लो, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये आर्गन, और यहाँ पर 4s2 3d6, तो यहाँ से गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका यहाँ पर क्या 3d के अंदर अगर हम देखें तो 1 निकलने के बाद क्या 5 बचेगा। ठीक, अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अभी हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किस कॉम्प्लेक्स की, सर FeCN का होल 6 और बोलो सर -3, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए x, यहाँ पर -1 6 -3, इसका हमने पक्षांतर करा -3 +6 +3, तो यहाँ पर हमारा Fe+3 में है। ठीक है सर, अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आर्गन 4s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3d क्या था 6। अब यहाँ पर 3 जाएंगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से। अब हमारे पास बेटा बताओ, यहाँ पर बताओ 3d में कितना बच रहा है 5, 1 2 3 4 5, और हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर इसका पेयर बना देगा, यहाँ पर ये जो है इसका पेयर बना देगा। यहाँ पर हमारे पास जो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है 3d5 होने वाला है, तो 3d5 में क्या इस तरीके से हमारे पेयरिंग करा देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितना है 5, है ना, एक और कितना बेटा 5। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण,
निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब n अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो मैंने ट्रिक से बताया है, 5.92 आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बताया है, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हमारे नंबर का दशमलव मान आएगा, नंबर का दशमलव मान, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, दोनों की ज्यामिति हमको बताना है। ठीक है सर, तो पहले हम संकरण पता कर लें। निकल Cn का होल 4 और बोलो क्या -2। ठीक है सर, इसका स्टेट पता कर लिया। यहाँ -1 इंटू 4 -4 इक्वल में -2 रखा है, -2 + 4 + 2 इसका स्टेट है। सर +2 स्टेट है तो यहाँ पर निकल +2 है, जिसका मैं सीधा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो बताने जा रहा हूँ। आर्गन 2 जाएंगे 4s से तो यहाँ क्या बचेगा 3d8। ठीक सर, अब यहाँ पर हम लोग क्या इसके d के अंदर इन 8 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और बोलो 8। हमारा लिगेंड देखो, लिगेंड कैसा है सर, लिगेंड है आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है सर, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या वो इसकी पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है, मतलब पेयरिंग हो गई। एक डी का, एक एस का और 2 पी के क्या हमारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इसका संकरण क्या हो रहा है सर, DsP2 हो रहा है। और सर DsP2 के लिए जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है सर, वर्ग समतली बनती है। क्या बनेगी सर, वर्ग समतली। ठीक सर, अगला देखें। अगला हमारे पास फिर से एक बार क्या निकल है। देखो इधर यहाँ पर अगला कॉम्प्लेक्स क्या है, निकल। निकल के साथ Cl4 और क्या दे रखा बेटा 2-। फिर से स्टेट इसकी क्या आ जाएगी +2। फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाऊंगा, निकल +2। यहाँ पर क्या लिखूंगा आर्गन, यहाँ पर क्या लिखूंगा 3d8। आगे सब कुछ क्या हमारा 0 0 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमने डी में क्या 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता है, पेयरिंग नहीं कराता है। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, मतलब हमें 4 खाली कक्षक लगेगा। तो हम वो 4 खाली कक्षक क्या एक एस और 3 पी के लेंगे। तो यहाँ संकरण क्या आ जाएगा sp3। यहाँ संकरण क्या आ जाएगा sp3। और sp3 के लिए हमारे पास जो आकृति है वो चतुष्फल की है। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि DsP2 ये जो है निम्न चक्रण संकुल है और चतुष्फल की जो है क्या वो उच्च चक्रण संकुल है। तो हमारा ऑप्शन देखो, पहले का वर्ग समतली और निम्न स्पिन बिल्कुल सही, दूसरे का चतुष्फल की उच्च स्पिन है ना, तो सी हमारा क्या एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला एक मेज द कॉलम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है, हमें सही समावयवता का मेज करना है। तो हमारे पास देखो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो M, इसमें एक मोनोडेंटेट कितना है 4 की संख्या में और एक मोनोडेंटेट कितना है 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इसके लिए ज्योमेट्री या जीआई हो रहा है। क्या हो रहा है सर, जीआई हो रहा है। आप यहाँ पर इसका ऑक्टाहाइड्रल और यहाँ पर ए और यहाँ पर हमारा बी। ठीक, ये हमारा इसका क्या हो गया भाई सिस स्ट्रक्चर, ट्रांस भी बना सकते हैं हम इसका। तो पहले का हमारा सही इमेज क्या हो गया 4th, है ना। अगला देखें, क्या एक बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है और हमने पढ़ रखा है, ट्रिक में लिखा भी है कि एक भी बाइडेंटेड लिगेंड आता है तो हमारा वहाँ पर और सिस है तो क्या हमें ऑप्टिकल एक्टिव देखना है। देखो कैसे, तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये एक हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये हो गया सेकेंड बाइडेंटेड लिगेंड और हमारे पास यहाँ पर Cl और Cl।
ठीक, ये हमने क्या इसका सिस फॉर्म बना दिया। ठीक, अब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इस पर वो अध्यारोपित नहीं होगा, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म होगा। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया प्रकाशिक समावयवी। सिस हो और हमारा एक भी मोनोडेंटेड लिगेंड वहां पर दिखता है तो ऑप्टिकल एक्टिव पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ काउंटर आयन है और यहाँ हम इस आयन का एक्सचेंज करके इसका आयनीकरण समावयवता बना सकते हैं। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं और दो कॉम्प्लेक्स में हम जब मोनोडेंटेड लिगेंड का एक्सचेंज कराते हैं तो वहाँ पर हमें मिलती है उपसंयोजन समावयवता। ठीक, तो ए का सही मिलाव क्या है, फोर्थ, और बी का सही मिलाव फर्स्ट, और सी का सही मिलाव है सेकेंड, और डी का सही मिलाव है थर्ड, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह एक कॉम्प्लेक्स है जिसका हमें सही IUPAC नेम देना है। तो यहाँ पर दो हमारे लिगेंड है, एक अमीन है और एक क्लोरो है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली चले तो डायएमीन, डाइक्लोराइडो, और ये हो गया हमारा क्या भाई, न्यूट्रल लिगेंड है तो प्लेटिनम लिखेंगे, और इसका स्टेट कितना हो रहा है, 2, है ना। तो डायएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड इसका करेक्ट नेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दिए गए लिगेंड की क्षेत्र शक्ति का घटता क्रम हमको बताना है। ठीक है सर, तो इसके लिए अपने पास दो तरीके, एक तो हमने ऑर्डर पढ़ रखा है लिगेंड की स्ट्रेंथ का, जहाँ पर जो स्पेक्ट्रो हमारा केमिकल सीरीज है उसके बेसिस पर बनाया गया है, जिसमें हमने पढ़ रखा है एक बार सचिन, क्लासनी फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, उड़ता नाश्ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोरिया। ठीक, ये हमारा क्या स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखें हमारा सबसे जो वीकेस्ट लिगेंड सामर्थ्य होता है वो हेलोजन सल्फर दाता डोनर का, देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन फास्फोरस, देन कार्बन। ये स्ट्रेंथ ऑर्डर है। सबसे स्ट्रेंथ में ज़्यादा हमारा कार्बन डोनर एटम लिगेंड का सामर्थ्य होता है। तो आइए देखें, तो सबसे पहले साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन में बात करें तो इसका डोनर क्या नाइट्रोजन है, इसका डोनर कौन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका डोनर कार्बन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सल्फर है पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस सल्फर की तुलना में, तो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो DBCA, मतलब हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर कौंधी बनाता है ना बेटा। तो सबसे पहले तो ये समझो, ये जो हमारा उच्च कौंधी है ये हमें कैसे विलयनों से मिलेगा। उच्च कौंधी मिश्रण जो है वो राउल्ट के नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों से मिलेगा। जो राउल्ट नियम से क्या नेगेटिव विचलन रखते हैं ऐसे विलयनों से हमें उच्च कौंधी मिलेगा। नेगेटिव विचलन सर कौन, जहाँ पर AB का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सर AA और BB के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो। मतलब सर क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका वेपर प्रेशर कम बनेगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसे क्या मिश्रण से हमें उच्च कौंधी मिलेगा। और ये कब होगा, जब दोनों विलय या दोनों जो हमारे विलयन के घटक है उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर और किसकी, नाइट्रिक एसिड की, तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या ये लोग अपने वेपर प्रेशर को कम और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। ठीक, इथेनॉल जल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ये हमारे राउल्ट का क्या एक धनात्मक विचलन है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड,
ये भी राउल्ट लॉ का क्या पॉजिटिव विचलन है, और पॉजिटिव विचलन मतलब यहाँ पर निम्न क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हेप्टेन ऑक्टेन तो लगभग आदर्श विलयन है, तो हम इसके डेविएशन की बात करेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या राउल्ट लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, मतलब ये निम्न कौंथी है। एक ही यहाँ पर उच्च कौंथी दिख रहा है, जलवा नाइट्रिक एसिड, और इसका कारण है उनके मध्य स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए जो है बेटा प्रारंभिक पदार्थ और पद में अभिकर्मक के बीच सही मिलान करना है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्रियाकारक हैं जिन पर विशेष प्रकार के अभिकर्मक कर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। सबसे पहले क्या है बेटा, बेंजीन है। ठीक है सर, तो बेंजीन जो है हमें बेंजल्डिहाइड कब देगा, तो हमने एक बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ा है गाटरमान कोच, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और हमारा लुईस एसिड लेकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर क्या बेंजल्डिहाइड फॉर्म कराते हैं। इस रिएक्शन का रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारा फॉर्माइल कार्बोधनायन है, जो इस पर क्या अटैक कर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर हमें कैसा प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ पर बनाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक सर, अब हमारे पास पहले का तो आर हो गया, मतलब हमारे पास ये नीचे वाले दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। अब हमारे पास बेंजोनाइट्राइल है, मतलब बेंजीन पर साइनाइड ग्रुप लगा है। अब बेंजीन पर साइनाइड ग्रुप लगा है सर, तो हमें क्या यहाँ पर इसका रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस कर क्या बेंजल्डिहाइड आएगा। और सर ऐसा तो हम स्टीफन रिएक्शन में पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन में, स्टीफन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले साइनाइड का क्या अपचयन कर इमाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये HCl SnCl2 की प्रेजेंस में क्या हम इसका यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले CH डबल बॉन्ड NH इमाइन बनाएंगे, देन हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पर O और यहाँ पर H ये ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड साथ में अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक, फेमस रिएक्शन स्टीफन है। लास्ट क्या है बेटा, बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड बनाना क्या बेहद आसान है। PDBSO4 बुलाएंगे, अपचयन कराएंगे। यहाँ पर हम लोग H2PDBSO4 और 20 उत्प्रेरक लगा देते हैं, सल्फर या क्या लगा देंगे, क्यूनोलिन, जो कि अभिक्रिया को रोकने का काम करेगा। यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर अपचयन कर HCl अलग और HCHO हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर इसका क्या Q सही हो गया। तो देखें हम, फर्स्ट का R, सेकेंड का P, थर्ड का Q, मतलब C इज करेक्ट, और ये रोजनमुंड अपचयन है। देखें अगला रिएक्शन क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा। तो SN1 का इंटरमीडिएट कार्बोधनायन, और कार्बोधनायन का स्टेबिलिटी क्या SN1 की दर को डिसाइड करता है। कार्बोधनायन का स्थायित्व समानुपाती क्या SN1 की स्पीड या दर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर Cl हटेगा लीविंग ग्रुप बनकर, तो क्या एक 2 डिग्री कार्बोधनायन, यहाँ से हटेगा तो क्या हमारा 1 डिग्री, यहाँ से अगर Cl हटेगा तो 3 डिग्री, यहाँ से Cl हटेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, हमारा 2 डिग्री। तो हमारा सबसे स्टेबल क्या C से कार्बोधनायन हो रहा है, मतलब इसके लिए SN1 सबसे फास्ट। अगला देख, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, वह यौगिक जो वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत कर अत्यंत विषैला फॉस्जिन गैस देता है। तो हमने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म को हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीडेशन कर क्या एक जहरीली गैस फॉर्म करते हैं, जिसका नाम है फॉस्जिन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड, और यहाँ से HCl अलग हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्लोरोफॉर्म है जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या अपना ऑक्सीडेशन कर फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है। ठीक,
इसीलिए इसको रंगीन कांच की बोतल 1% इथेनॉल मिलाकर रखा जाता ताकि इसके विषैले प्रभाव से बचा जा सके। अगला रिएक्शन है हमारे पास नीचे दर्शाई गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किसका उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा एक अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जिसकी उपस्थिति से हमारा क्या यहाँ एक माइनर मेजर प्रोडक्ट टॉलुइन का बन रहा है। ठीक है सर, अब ये एक कैसी रिएक्शन है, तो बहुत सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, देन H+ का त्याग। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। अगला हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें हमें पी रिएक्टेंट को पहचानना, जिसके दो अलग अलग रिएक्शन के रिएजेंट दिए गए हैं। ठीक है सर, हमारे पास देखो सबसे पहले NaNO2 और (ACl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस था, तो ये काम क्या कोई एनिलीन का ही होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस रिएक्शन से क्या वो एनिलीन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये पहला ऑप्शन तो हट गया क्योंकि एनिलीन नहीं है। इन तीन में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा एनिलीन की क्रिया से, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो बीटा नेफ्थॉल के साथ क्या हमारा लाल नारंगी रंजक देगा। ठीक, बट अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन किससे कराना है बेटा, Br2 वाटर के साथ, और ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि क्या Br+ का कंसंट्रेशन जब क्या होता है ज़्यादा, तो ये हमें अर्थो सब्स्टिट्यूशन कर क्या Br को जोड़ता है। मतलब हमें ये 3 पोजीशन पर क्या Br आएगा ही आएगा। तो अगर इन अर्थोपेरा पर कोई ग्रुप लगा है एनिलीन के साथ, मतलब वह एनिलीन हमारा रिएक्टेंट नहीं होगा। मतलब हम देख पा रहे हैं ये वाला नहीं होगा, ठीक, ये वाला भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा होगा। मतलब यहाँ पर हमारा CH3 हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्या हम समझे इस बात को। सबसे पहले हमने क्या NaNO2HCl को देखकर क्या पहचाना कि यहाँ एनिलीन होगा, तभी BDAC फॉर्म होगा, और BDAC आगे बीटा नेफ्थॉल से क्रिया कर क्या हमारा लाल नारंगी रंजक दे देगा। ठीक है सर, बट हमें 3 एनिलीन है, साथ में क्या उसका अर्थो, मेटा और पेरा पर मिथाइल ग्रुप है, तो कौन सा एनिलीन लगेगा। तो हम ये जानते हैं कि एनिलीन में NH2 एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसकी प्रेजेंस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन अच्छा है, ज़्यादा है, तो क्या तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम 3 कौन कौन सी, 2 अर्थो और एक हमारा क्या हो जाएगा, पेरा पोजीशन, उस पर लगाने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसके साथ हम उसकी पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन परमाणु है। अल्कोहल मतलब हम एक सिंपल मीथेनॉल ले लें यहाँ पर। अब कार्बन ऑक्सीजन परमाणु है, तो कार्बन का 4 सिग्मा है, क्या sp3 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो sp3 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु दोनों ही sp3 संकरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है एनिसॉल को सांद्र HI के साथ गर्म करने पर निम्न प्राप्त होता है। तो एनिसॉल मतलब हमारा एरोमेटिक ईथर। अब हमारे पास इस पर हमने रिएक्शन किसका कराया बेटा, कंसंट्रेटेड HI का। अब यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है, तो यहाँ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से तो नहीं टूटेगा, क्या यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो सर इस पर तो प्लस और इस पर क्या आएगा, माइनस। तो अब आप इस पर अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लो, यहाँ पर सर क्या H आ जाएगा और इस पर हमारा हेलोजन आ जाएगा, तो एक तो फिनॉल फॉर्म हो जाएगा और एक हो जाएगा सर हमारा मेथिल आयोडाइड। अब अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कहाँ पर हमें यही आंसर नज़र आ रहा है।
तो क्या क्या बनने वाला है भाई, फिनॉल और मेथिल आयोडाइड, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला अगला है निम्नलिखित यौगिक के घटते पीएच मानों का सही क्रम। तो भाई पीएच हमारा पहले तो देखो अम्लीयता से कैसे इफेक्ट, अम्लीयता व्युत्क्रमानुपाती पीएच, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा कंपाउंड उसका पीएच उतना कम, क्योंकि पीएच कम होना मतलब अम्लीयता का बढ़ना। अब आप पहले तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर लो। तो यहाँ पर हम देखें तो ये H+ जाने के बाद क्या नेगेटिव, और नेगेटिव जितना स्टेबल बनेगा क्या अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीयता समानुपाती ऋणायन का स्थायित्व। तो देख लो अब हमारा कहाँ कहाँ ऋणायन, और ऋणायन को स्टेबिलिटी क्या माइनस इफेक्ट से आती है। तो यहाँ से NO2 का क्या -m इफेक्ट लग रहा है, ये H हटाया ये नेगेटिव, यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप का +m इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, और इस मेटा पोजीशन से इस H+ नेगेटिव के ऊपर क्या -I इफेक्ट लग रहा है। तो हमारे पास इन सब में क्या सबसे अधिक अम्ली कोई है, अधिक अम्ली है तो वो A है, फिर कौन है सर, D है, फिर कौन, C है, B है। ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ बनाई, ठीक। तो पीएच सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पीएच का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, A, D, C और B, क्या ये पीएच का ऑर्डर है, क्योंकि जितना कम अम्ली उतना अधिक पीएच होगा। तो अब आप देखो तो यहाँ पर हमारा सबसे सही ऑर्डर जो है पीएच का घटता क्रम, मतलब हमें कहाँ से जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ, तो वो ये है घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर K4Fe-CN6 के केंद्रीय परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक बेटा, सबसे पहले हमने कंपाउंड लिखा K4Fe-CN6, ठीक है। अब यहाँ पर Fe का स्टेट पता कर लो, Fe+2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है आर्गन 3d6 के लिए, है ना बेटा। अब हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बात करें तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल की CFAC जो है पेयरिंग एनर्जी से क्या हो जाती है, ज़्यादा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम पेयरिंग करा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम लोग क्या Eg2Tg सेट में कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2Tg जो होता है वो एक लोअर क्या एनर्जी ऑर्बिटल सेट होता है, और हमारा यहाँ जो Eg सेट है क्या वो हायर एनर्जी सेट होता है। अब 6 को भरना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमने पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक। अब हमारा चूंकि पेयरिंग से ज़्यादा एनर्जी है, मतलब आसानी से पेयरिंग होने वाला है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पेयरिंग हो गया। तो अब हमारे पास देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2Tg के अंदर 6 है और Eg के अंदर 0 है। क्या ये इसका करेक्ट हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन या कहें कि सेट बनेगा। पहचानो इसको, 2Tg के अंदर कितने चाहिए, 6, और Eg के अंदर 0, मतलब B इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या साइनाइड दिया है और हमें इसके कुछ रिएजेंट देकर क्या रिएक्शन पूछी गई है, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या हो रहा है, साइनाइड का एसिडिक जल अपघटन, साइनाइड का एसिडिक जल अपघटन हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर इसको क्या एसिड में कन्वर्ट करेंगे। साइनाइड अम्लीय जल अपघटन कर क्या हमें एसिड फॉर्म कराता है, क्या फॉर्म कराता है बेटा, एसिड फॉर्म कराता है, जिसका आगे रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कर क्या इसका यहाँ पर एसिटिल ये जो है प्रोपेनाइल क्लोराइड बना देंगे, अम्ल व्युत्पन्न बना देंगे, इसका अम्ल हलाइड बना देंगे, यहाँ से H, यहाँ से Cl और SO2 अलग हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में इस अम्ल क्लोराइड का क्या रोजनमुंड अपचयन चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, रोजनमुंड अपचयन चल रहा है,
और हम जानते हैं रोजनमुंड अपचयन कर हम इस अम्ल हैलाइड का क्या एल्डिहाइड बना देंगे, क्या बना देंगे, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर 3 कार्बन का क्या हमारा एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। देख यहाँ एक बार फिर से, सबसे पहले साइनाइड का एसिडिक क्या किया हमने, जल अपघटन। हम जानते हैं एसिडिक होगा तो एसिड बनेगा, बेसिक होगा तो अमाइड बनेगा। अब हम इस एसिड का थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कर क्या अम्ल हैलाइड बनाए, देन अम्ल हैलाइड का रोजनमुंड अपचयन कर अल्डिहाइड बनाया। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या बेंजोइक एसिड दिया है और बेंजोइक एसिड पर इथेनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl। तो ये हमारा अम्लीय एस्टरीकरण है। यहाँ पर हमारा एक एसिड है और एक क्या है बेटा, अल्कोहल, जो अपना क्या यहाँ पर ईस्टर फॉर्म करेंगे अम्लीय माध्यम के साथ निर्जलीकरण कर। तो हमारा यहाँ से OH और यहाँ से क्या मिलेगा, H, दोनों का क्या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग होगा, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और हमारा ये OC2H5 क्या इस OH के स्थान पर रिप्लेस कर जोड़ा जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कौन सा अभिकर्मक बेंजोफिनॉन एसिटोफिनॉन को अलग करेगा, है ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पर बेंजोफिनॉन क्या है, बेंजोफिनॉन ये है हमारा बेंजोफिनॉन, ठीक है सर। और एसिटोफिनॉन क्या है सर, एसिटोफिनॉन ये है हमारा एसिटोफिनॉन। कौन अलग करेगा, तो यहाँ पर फेहलिंग अभिकर्मक हमारा दोनों के साथ टेस्ट नहीं देगा, इसलिए वो अलग नहीं कर सकता। टॉलेन अभिकर्मक भी दोनों के साथ टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि टॉलेन फेहलिंग एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने वाले टेस्ट हैं, तो ये दोनों नहीं देंगे, मतलब इससे हम टेस्ट अलग नहीं कर सकते। 2,4-DNP अभिकर्मक दोनों से ही टेस्ट देगा, मतलब दोनों के साथ अपना रिएक्शन करेगा, तो हम इसके साथ भी इनको अलग नहीं कर सकते। अब है आइडोफॉर्म टेस्ट इस तरह का कीटोन नहीं देगा, पर हमारे पास हमने कहा था CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H ग्रुप, R ग्रुप, PH ग्रुप आता है तो टेस्ट आएगा, मतलब यहाँ पर ये टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा अभिकर्मक बेटा, तो आइडोफॉर्म अभिकर्मक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेलोफॉर्म परीक्षण द्वारा दिया जाता है। हेलोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा, तो मैंने इसका सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका ये बताया कि आपको क्या चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Z ग्रुप। Z में सर क्या क्या लगेगा, H आ जाएगा, अल्काइल आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा, CHO आ जाएगा, C डबल OH आ जाएगा। ये 5 में से कोई भी ग्रुप Z बन के आएगा देगा, पर इतना पार्ट कॉमन चाहिए ही चाहिए। और क्या बताया सर आपने, एक और चीज़ बताई थी कि अल्कोहल के केस में हमें क्या फिर से इस चीज़ को ऐसे देखना है कि कोई अल्कोहल इतने पार्ट के साथ Z में फिर वही चीज़ H, R, pH लेकर आएगा तो टेस्ट देगा। अब आप इन दोनों तरीके से किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हो, हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, मतलब नहीं देगा। अगला क्या है, एसीटोन, तो एसीटोन में हमारे पास क्या वो पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल सर देगा। अगला देखो सर, अल्फा फेनिल एथिल अल्कोहल, ठीक है सर, ये हो गया हमारा OH, यहाँ H और अल्फा पोजीशन पर हम फेनिल ग्रुप लगा दें, क्या सर ये वाला अल्कोहल देगा, बिल्कुल देगा। चलो अगला देखो, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, क्या सर ये भी देगा, बिल्कुल देगा। तो क्या नहीं देगा, केवल हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, बाकी सब देगा। तो देखेंगे हम कौन कौन दे रहा है, बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, डी भी दे रहा है, मतलब डी हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। अगला हमारे पास क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद। तो हमने क्या बोला, बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन हो, बेंजाइलिक कार्बन पर क्या हो,
हाइड्रोजन हो और वो कितनी भी लंबी चेन हो, कोई सा भी ग्रुप हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि कौन हो, KMnO4 अम्लीय या KMnO4 कैसा हो, क्षारीय, गर्म, गर्म, ये ध्यान रखना। तो हमें उस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर एसिड बनाना है। उस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर क्या बनाना है, एसिड। वो कितने भी कार्बन पर क्यों ना ऐसा बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन हो, ठीक, हमें हर ग्रुप को हटा के एसिड बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। पूरे ग्रुप को हटाएंगे, ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। ठीक, हमें केवल बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन एसिटामाइड से कम क्षारीय। एनिलीन मतलब ये हो गया हमारा एनिलीन, ठीक बेटा, और एसिटामाइड हो गया ये। हमें एनिलीन को कम क्षारीय बताया गया है, किसकी तुलना में, बोलो। इस एनिलीन को एसिटामाइड से क्या बोला जा रहा है, एनिलीन एसिटामाइड से कम क्षारीय। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों सर, ये जो लोन पेयर है, क्या ये ऑक्सीजन की तरफ अधिक शिफ्टेड है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इस लोन पेयर का झुकाव क्या इस ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कम अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या है भाई, कम क्षारीय है। बट यहाँ पर हमारा जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में है, बट इसकी तुलना में अधिक शिफ्टेड नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इसलिए अगर लोन पेयर का झुकाव हम कहें तो नाइट्रोजन पर ज़्यादा होगा एज कंपैरेटिव कार्बन से। तो क्षारीयता की बात करें तो अधिक क्षारीय हमारा कौन है बेटा, यहाँ पर एनिलीन। ठीक, उसका कारण आपको समझ में आ रहा है कि ये लोन पेयर रिजोनेंस कर ऑक्सीजन की तरफ अधिक शिफ्टेड है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, रिजोनेंस में है बट शिफ्टेड ज़्यादा नहीं है। अब हम इस स्टेटमेंट को गलत देखें, अगला देखो। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म अनुनाद के कारण बेंजीन वलय में विस्थापित हो जाता है और इसलिए प्रोटॉन के लिए कम उपलब्धता। हाँ, कम उपलब्धता है, बट ऐसा नहीं है कि इसकी तुलना में ये कम बेसिक हो, है ना। कम उपलब्धता है इसलिए ये हमारे वीक बेस कहलाते हैं। तो ये कथन सही है, तो यहाँ पर एक गलत एक सही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होता है? तो एनिलीन के लिए हमने क्या क्या लिखा था भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा था, ठीक है सर। H2 के साथ हमने धातु लिखा था, हाँ सर लिखा था। सोडियम इथेनॉल लिखा था। और क्या लिखा था सर हमने, यहाँ पर Fe हमारा लिखा था, SN लिखा था, FeSN लिखा था सर, किसके साथ लिखा था, HCl के साथ लिखा था। ये सभी हमारे किसको बेटा, नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करते हैं अपचयित कर, एमीन में, ठीक, या कहें एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन होगा तो ये वाला हमारा करेक्ट कर सकता है, ये वाला भी करेगा, क्योंकि ये SnHCl के साथ, FeHCl के साथ H2PD PD भी करेगा। बट यहाँ पर SN के साथ बेस का हमारा जो ये अभिकर्मक रिएजेंट है ये इसको अपचयित नहीं करेगा। तो हमारे 3 करने वाले हैं, एक नहीं करने वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया एनिलीन द्वारा नहीं दी जाती? तो एनिलीन का एल्किलीकरण होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर हमारा क्या है, एनिलीन है, और हम लोग क्या इसका क्या चाहते हैं, एल्किलीकरण। तो ये अम्लीय हाइड्रोजन यहाँ से इसको हटाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। क्या एसिलीकरण होगा? बिल्कुल सर, एसिलीकरण भी हो जाता है, यहाँ से एसिलीकरण भी हो जाता है। और ब्रोमिनीकरण, बिल्कुल इसका हम एनिलीन का दोनों तरीके से Br2 वाटर, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड लेकर ब्रोमिनीकरण करा सकते हैं। बट सर इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एक अच्छा बेस है, ये हमारे पास एक लुईस एसिड है, दोनों की रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा।
क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा क्या यहाँ पर हमारा NH2 प्लस और AlCl3 क्या बन जाएगा माइनस, जो कि क्या एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा, तो हमारे पास एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होता। नेक्स्ट है भाई इमाइलोपेक्टिन, इनमें से निर्मित होता है। तो भाई स्टार्च का एक भाग होता है जो जल में अविलय होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइलोपेक्टिन। इमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च का अधिक मात्रा वाला भाग होता है, जो कि क्या होता है सर, रेखीय व शाखित स्ट्रक्चर बनाता है। ये अपनी रेखीय शाखित संरचना बनाता है और रेखीय के लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन होता है। अल्फा 1,4 क्या होता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बंधन होता है। और यहाँ पर शाखित के लिए 1,6 हमारा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंधन होता है। मतलब इसके अंदर दोनों तरह की बंधन क्या हमको प्राप्त होती है, अल्फा 1,4 भी और अल्फा 1,6 भी। किसके अंदर, अमाइलोपेक्टिन के अंदर, जो कि एक जटिल संरचना बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का निम्न स्तर किससे संबंधित है, तो बहुत आसान है, ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है। हमारे शरीर में ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जिससे हमें क्या इस हार्मोन का सिक्रेशन मिलता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड शर्करा है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ग्लूकोज तो हम जानते ही हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके का 6 कार्बन का क्या एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज एक एल्डोज शर्करा है, डेक्सट्रोज भी है, बिल्कुल इसका पीपीएल के अगेंस्ट क्या जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। बिल्कुल ग्लूकोज का जल अपघटन किया जा सकता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्लूकोज सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, इसको आगे हम जल अपघटित नहीं कर सकते। ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा, बिल्कुल टॉलिन फेलिंग को अपचयित करता है। तो इसका सी रॉन्ग, बाकी स्टेटमेंट सही है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी डी, ए बी डी इसके लिए सही है। नेक्स्ट है हमारे पास परिवर्तन जो सही ढंग से दर्शाया गया है, मतलब अपने को इसमें सही रिएक्शन को पहचानना है। तो देखें यहाँ पर ए में फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराया जा रहा है, बेस से और गर्म किया। बिल्कुल यहाँ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सैलिसिल्डिहाइड बनना चाहिए, पर आपका बन क्या रहा है, सैलिसिलिक अम्ल, जो कि क्या है, गलत। यहाँ अगर हम पायरिन लेते तो ये वाला प्रोडक्ट सही था, पायरिन के साथ ये प्रोडक्ट सही है, बट क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बनना चाहिए, सैलिसिल्डिहाइड, गलत हो रहा है। यहाँ पर फिनॉल है, ऑक्सीडेशन चल रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम गर्म, बिल्कुल बेंजोक्यूनॉन बन रहा है, सही है, बेंजोक्यूनॉन सही है। यहाँ पर देखो फिर फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH हीट सैलिसिल्डिहाइड बना है, बिल्कुल सही है जो हम यहाँ कह रहे थे। यहाँ पर फिनॉल को गर्म किया, जिंक डस्ट, क्या इसका अपचयन हो गया, बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही है। मतलब क्या क्या सही हो रहा है, BCD, मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, BCD करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है इसका, डी। नेक्स्ट, अपचायक शर्करा किसके प्रति प्रतिक्रिया करती, अपचायक शर्करा टॉलिन फेहलिंग दोनों के प्रति क्या क्रिया करती है। तो टॉलिन भी दिया है, फेहलिंग भी दिया है और सी में दोनों दिया है, तो क्या हमारा सी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सूची में दिए गए अमीनो अम्ल का सूची सेकंड में दिए गए उनके एक अक्षर कोड से, ठीक। तो यहाँ कुछ का तो पहला अल्फ़ाबेट ही जो नेम में होता है वही उसका वन वर्ड कोड होता है, बट कुछ के लिए अलग होता है। जैसे लाइसिन का के होता है, लाइसिन का के हमने पढ़ा है, ट्रिप्टोफिन का डब्ल्यू, टायरोसिन का वाई और ग्लूटामिन का क्यू। मिलाइए, ए का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, और बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पूरे
45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम अगले टेस्ट जब देंगे तो वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। उसके लिए इसी तरह आप बने रहें और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते रहें। धन्यवाद।